this is Fairy and you are watching Probability channel, Probability and Statistics by Walpole, chapter number 2 and question number 2.91. Now what is written here, that is in 91 question we have in question we are explained that देयर आर 8 मास्टर कीज़, हमारे पास 8 जो हैं वो कीज़ हैं जिससे हमने न्यू घर जो हैं वो ओपन करने हैं। 1 मास्टर कीज़ से विल ओपन एनी गिवन हाउस, ठीक है। एक मास्टर की जो है वो हाउस ओपन इजीली कर सकती है। बाकी 40% जो है वो अनलॉक्ड है और बाकी कीज़ हमने कैसे रैंडमली चेक करनी है। 3 मास्टर कीज़ जो हैं वो हमारे पास बच गई हैं, सेलेक्ट करनी है हमने, वो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। आप ज़रा देखें, मेरे पास क्वेश्चन लिखा है 2.91 क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले कि ओपन हाउस की आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जो मेरे पास ओपन हाउस की प्रोबेबिलिटी है इसको मैं लिखूँगी ए से, ठीक है। और जो मेरे पास करेक्टेड की है जो सिलेक्ट करनी है दैट इज़ मेरे पास बी। अब मैंने जो है वो अनलॉक्ड हाउस जो है वो बताने हैं। तो मेरे पास जो अनलॉक्ड हाउस है वो लिखा हुआ है 40%, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि परसेंटेज है तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगी प्रोबेबिलिटी में। तो 40 डिवाइडेड बाय 100 मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0.4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो होगी अनलॉक्ड जो है वो हाउस होगा। तो इसको मैं कहूँगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट। उसके बाद जो है वो आगे चलते हैं, हमने लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालनी है, यानी कि लॉग्ड, ये अनलॉग्ड हाउस है ना, तो इसका मतलब है अब मैंने लॉग्ड हाउस पहले निकालूंगी। तो वो मेरे के पास कैसे आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6 मेरे पास आ जाएगा। अब जो है मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, यानी कि करेक्ट की निकालनी है सिलेक्ट की हुई, ठीक है। इसको भी हम जैसे मैं बता रही हूँ आपके, कोई ओपन हाउस गिवन है, ठीक है। तो अभी हमने जो है ओपन हाउस के लिए हम बेसिकली यूनियन यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। इस वजह से इसको किसी के इक्वल नहीं करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो सिलेक्टेड है, अनलॉक्ड गिवन है, अनलॉक्ड में से हमने लॉक्ड निकालनी है और उसके बाद मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है। तो जब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है तो मेरे पास क्या है, सिलेक्शन आनी है। तो सिलेक्शन के लिए मैं सिंपल प्रोबेबिलिटी वाला काम यूज़ करने लगी हूँ जो हम पहले करते थे, जिसे हम कम्बिनेशन कहते थे। तो मेरे पास टोटल 8 होम है और 3 की मैंने सिलेक्शन करनी है, जिसके अंदर से मुझे कह रहा है वो कि 1 जो है वो करेक्ट की एक हाउस पे लग चुकी है। तो क्या बाकी रह गया, 7 बाकी हाउसेस रह गए और साथ में मेरे पास 1 निकाला, तो 2 चांसेस जो हैं वो दूसरे घर के मेरे पास रह गए हैं। अब मैंने इसको लेके आगे मूव करना है। तो जब मैं ये कम्बिनेशन अप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 3/8 और इसको कैलकुलेटर पे करके देखते हैं 0.375 मेरे पास आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों का कॉमन पॉइंट निकालना है, यानी कि सिलेक्ट हाउस किया है और जो लॉक्ड हाउस है उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ गई और जो सिलेक्ट किया उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल आ गई है। अब दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो लिहाजा मैंने जब इनका इंटरसेक्शन निकालना है तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.375, तो मेरे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। लेट्स सी, कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आंसर आ जाएगा। मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 0.225, ठीक है। अब जो है मैंने क्या करना है, मैंने इसका ओपन हाउस निकालने हैं, तमाम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें जो है मेरी मास्टर कीज़ जो हैं वो यूज़ हो जाए। सबसे पहले मैंने लॉक्ड वाले निकाल लिए, फिर मैंने जो है वो सिलेक्टेड वाले निकाल लिए, फिर मैंने इनके कॉमन पॉइंट्स ले लिए, मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जो है वो यूनियन लेना है। यूनियन किस हिसाब से लेना है, यूनियन इस हिसाब से लेना है कि ये मेरे पास आ गया लॉक्ड वाला, ये इतना काम सारा मेरा हो रहा था लॉक्ड पर। तो अब मैं लॉक्ड और अनलॉक्ड को कंबाइन करूँगी तो मेरे पास चॉइसेस आ जाएंगी, ठीक हो गया।
तो अब मेरे पास चॉइसेस आ जाएंगी, कंबाइन करना है, यूनियन करना है। तो जब इंडिपेंडेंट इंटरसेक्शन होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब इंडिपेंडेंट यूनियन होता है तो प्लस करते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो गिवन है 0.4 प्लस जो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आई है मैं इसको लिखूँगी। और अब आप इन दोनों को प्लस करके देख लें, आपका आंसर आएगा 0.625 और यही आप लोगों ने। हेलो, दिस इज़ फेरी and today we are going to start probability chapter 2 probability 92 question. So in 92 question we have the probability of failures. I have written here F1, F2, F3, F4. So probability of failure students are given, that is equal to 0.01, 0.03, then 0.02, 0.01। ये प्रोबेबिलिटीज़ जो फेलियर्स की हैं हमें गिवन है एंड क्वेश्चन में हमें ये भी मेंशन है दैट आपने इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ जो है वो लिखनी है। इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ व्हाट डज मीन बाय दिस कि आप जो भी फार्मूलाज यूज़ करेंगे कंडीशन का या कोई और, तो आपने इंडिपेंडेंट के लिहाज से यूज़ करना है। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की तो हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ को जो है वो हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट का वर्ड यूज़ है तो याद रहे कि हमने इंडिपेंडेंट वाले फार्मूलाज को जहन में रखना है। तो हमें फेलियर की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो अब हम क्या करें, अब हम पास की प्रोबेबिलिटी खुद निकालेंगे। तो पास की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, आपको पता है कि 1 इज़ द टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, पास किसके इक्वल होगा, 1 माइनस एफ़ के, ठीक है। तो एफ़ की फेलियर की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैं 1 में से माइनस कर दूंगी तो फिर मेरे पास पास की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें मेरे पास फेलियर है 0.01, जब मैं इसको एफ़ में से माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.99। इसी तरह से जब मैं 1 में से इसको माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.97 एंड देन सो ऑन। इन तमाम को मैंने 1 में से माइनस कर देना है ताकि मेरे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि मेरे पास पास की फॉर्म जो है वो आ जाए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका फर्स्ट पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट में है एटलीस्ट फेलियर्स जो हैं उनको आपने जो है वो आइडेंटिफाई करके अलहदा करना है। हियर इट इज़ रिटन, अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग देख सकते हैं, देयर इज़ रिटन दैट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आ CD was tested एंड फेल्ड टेस्टेड। कि अब हमने बताना है कि फेल्ड की क्या प्रोबेबिलिटी थी जिससे हमने जो है वो CDs को टेस्ट किया है। तो CDs को टेस्ट कैसे किया है, जो CDs उनके पास होने की प्रोबेबिलिटी है हम उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पास होने की क्या इसके जो है वो प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3 इंटरसेक्शन P4 दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, इसको हम नीचे लिख लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ P1, प्रोबेबिलिटी ऑफ P2, प्रोबेबिलिटी ऑफ P3, प्रोबेबिलिटी ऑफ P4। अब यहाँ पे क्या होगा, चूँकि इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई, राइट। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इन तमाम वैल्यूज़ को जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो लेट्स राइट 0.99 मल्टीप्लाई 0.97 मल्टीप्लाई 0.98 मल्टीप्लाई 0.99। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हु आर नॉट पास, ठीक है। मेरे पास अब वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो कि पास होने की प्रोबेबिलिटी है। अब जो क्वेश्चन नंबर ए था उसमें हमें कहा हुआ था कि हमने फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमने पास होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली और मैंने नीचे लिखा है हु आर पास एटलीस्ट वंस। ये वो लोग हैं जो एक दफ़ा तकरीबन पास हुए हैं। तो जब मैं 1 में से इन तमाम लोगों को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो कि फ़ेल होने की प्रोबेबिलिटी है, जो मेरा क्वेश्चन ए जो है वो कह रहा है। तो अगर मैंने एफ़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, 1 माइनस 0.9316। तो
तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास फेल होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। दैट इज़ योर आंसर ऑफ पार्ट ए। अब देखें आपने बी पार्ट में क्या करना है। आप बी पार्ट में आपको कहा हुआ है कि आपने फेल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ओवरऑल। तो फेल होने चाहिए 2 और 3 फेल हों और बाकी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब जो हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज़ गिवन है तो 1 और 4 को तो एज इट इज़ लिखना है, उस पर तो कोई चीज़ अप्लाई नहीं करनी है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 जो है वो आपके पास होगी 0.99, देन 0.99। चूँकि उसने कहा है 2 और 3 पे आपने निकालनी है तो 1 और 4 की तो बात ही नहीं की। तो 1 और 4 की जो वैल्यूज़ हैं वो आप वैसे के वैसे ही लिखेंगे और उसके बाद 1 में से इसकी वैल्यूज़ को जो है वो हम माइनस कर लेते हैं। 1 माइनस पास होने की प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। इसका 1 माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इसमें फेलियर निकालना है। ठीक है, हो गया। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट द आंसर 0.0481 एंड देन वी विल टॉक अबाउट पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में वो क्या कह रहे हैं, दैट फेल एटलीस्ट 1। तो एटलीस्ट 1 जो फेल होने की प्रोबेबिलिटी है वो हमने पार्ट ए में निकाली थी, फेल एटलीस्ट 1, ठीक है। और टोटल सैंपल आपको सी में गिवन है 100। फेल एटलीस्ट 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमने पार्ट ए में निकाल ली थी और टोटल सैंपल जो है वो हमें सी वाले में गिवन है। अब हमने क्या करना है, अगर हमें एक की वैल्यू पता हो, एक फेल की पता हो तो हम ओवरऑल सबकी निकाल सकते हैं, राइट। तो हमने वही पहले वाला काम जो हम बचपन से करते आए हैं, जब हमें एक वैल्यू की पता है और टोटल सैंपल भी पता है तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास टोटल ओवरऑल तमाम फेलियर्स का जो है वो आंसर आ जाएगा कि 7 जो है वो फेल हैं, ठीक है। अब देखिए ज़रा पार्ट नंबर डी में क्या कहा जा रहा है। पार्ट नंबर डी में आपको कह रहा है 4 टेस्ट प्रोग्राम एग्जिट्स, ठीक है। आपने 4 टाइम्स जो है वो टेस्ट किया है, फेल आता है या पास आता है, 4 ही आपको प्रोबेबिलिटीज़ गिवन थी। तो प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं 1 को जो है 1 डिवाइडेड बाय 4 करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 0.25, यानी कि जो मैंने प्रोबेबिलिटी 1 ली है वो 0.52 उसके चांसेस हैं, ठीक है। वो इतने टाइम में या इतनी वैल्यूज़ में हो गई है, F1 की बात हो रही है। फिर F2 जो है वो 0.25 फिर हो जाएगा, फिर F3 जो है वो फिर अगेन 0.25 हो जाएगा, फिर F4 जो है वो अगेन 0.25 हो जाएगा ओवरऑल। तो जो टेस्ट की प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है, क्योंकि 4 आपको वैल्यूज़ गिवन है तो आप 1 को 4 पे डिवाइड करोगे तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आपके 4 टेस्ट की प्रोबेबिलिटी होगी। और ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। थैंक यू। ओके, अब आगे मूव करते हैं 93 क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब आप बुक में से स्टेटमेंट में आप लोगों को समझाती हूँ। इस क्वेश्चन है दैट 2 फायर इंजन्स, तो 2 हमें फायर इंजन्स के बारे में बता दिया गया है और ये भी हमें क्वेश्चन में क्लियर है कि ये इंडिपेंडेंटली हैं और हमें ये भी गिवन है कि इनका इंटरसेक्शन जो है 0.96 है, यानी कि इन दोनों की वैल्यूबिलिटी जो है, ये दोनों हमें जिन कंडीशंस पे मिलेंगे वैल्यूएबल होंगे उनकी वो है 0.96। और अब हमने ये देखना है कि अगर हमें ये जो प्रोबेबिलिटी है इस पर नहीं गिवन, इफ़ नॉट वैल्यूएबल, अगर हमें नहीं गिवन, हमें नहीं पता चलते तो वो हम कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेके। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, 1 माइनस 0.96 दैट इज़ इक्वल टू 0.04। तो ये हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लीमेंट और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हमें क्वेश्चंस जो है वो नहीं गिवन। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमारे पास 2 पार्ट हैं ए बी और छोटा सा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर इज़ अवेलेबल व्हेन नीडेड, कि हमें जो है दोनों ही नहीं अवेलेबल होंगे जब हमें ज़रूरत होगी, हमें दोनों इंजन ही नहीं मिलेंगे। और दूसरा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ इंजन इज़ वैल्यूएबल व्हेन नीडेड, कि जब हमें इंजन चाहिए उसके क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले मैंने बोथ प्रोबेबिलिटी लिख ली है और फिर नॉट वैल्यूएबल प्रोबेबिलिटी भी लिख ली है। तो अब मैं निकालूंगी वो प्रोबेबिलिटी जब हमें दोनों इंजन नहीं मिलेंगे। तो दैट विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी जब हमें ए नहीं मिलेगा और जब हमें बी नहीं मिलेगा उसका इंटरसेक्शन।
ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली है 1 माइनस 0.96 जो है वो जब नहीं मिल रहा उसके चांसेस है 0.04। तो ये ए के लिए भी वही होगा और बी के लिए भी वही होगा क्योंकि 1 में से निकाला हुआ है। तो 0.04 को आप 2 दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगेन वही बात, मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं? मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट गिवन है, दे आर इंडिपेंडेंट, वो आज़ाद हैं, तो इस वजह से हम उनको जैसे मर्जी डील कर सकते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सिंपल प्लस भी कर सकते हैं। इंटरसेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं और यूनियन में हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास ए पार्ट हो गया सॉल्व। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है? दैट नीडेड इंजन के, तब जब हमें नीड होगी इंजन की, हमें दोनों इंजन चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ओवरऑल में से जो हमारा इंटरसेक्शन है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल इंजन आ जाएंगे। तो आई विल राइट ओवर हेयर पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी डैश, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.0016। अब इसका जो आंसर होगा दैट विल बी योर आंसर। तो जी ये आपका हो गया आंसर। अब मूव करते हैं 94 क्वेश्चन की तरफ, 2.94 क्वेश्चन। अब देखें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? दैट अब टॉम विल बी अलाइव इन 20 ईयर्स इज 0.7। अब टॉम जो है वो 0.7 ईयर जो है अलाइव रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है, राइट। टॉम की प्रोबेबिलिटी है 0.7 कि वो 20 ईयर्स में इतना अलाइव रह सकता है, और नेसी की जो आपके पास 20 ईयर्स में वो 0.9 प्रोबेबिलिटी है अलाइव रहने की। अब इसमें भी आपको इंडिपेंडेंस से गिवन है और आपने फाइंड आउट क्या करना है दैट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर विल बी अलाइव इन 20 ईयर्स। वो प्रोबेबिलिटी बताएं जिसमें दोनों ही नहीं ज़िंदा रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉम है मेरे पास 0.7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नेसी है मेरे पास 0.9। तो सबसे पहले मैं वो प्रोबेबिलिटी निकालूंगी जिसमें इसके चांसेस हैं ज़िंदा रहने के। तो वो मुझे कैसे मिलेगा? p इंटू डैश में कर लूँगी 1 माइनस 0.7, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.3। इसी तरह प्रोबेबिलिटी और n डैश कर लेती हूँ मैं, 1 माइनस 0.9 करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.1। अब मैंने इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें ये दोनों जो है वो अलाइव रहें। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी? 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.1, दैट विल गिव मी आंसर 0.3 एंड दैट इज़ इट्स आंसर। थैंक यू। ओके जी, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर 2.95। इसके लिए सबसे पहले हम अच्छी तरह से स्टेटमेंट समझेंगे कि हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है। सबसे पहले आप लोगों को 2 केसेस गिवन है, एक ओवरनाइट केस है, एक बैग केस है। कि जब मेडिसिन ओवरनाइट आप यूज़ करते हैं या जब मेडिसिन जो है वो आप सेलेक्ट करके बैग्स में रखते हैं, ठीक है। टोट बैग का जिक्र है यहाँ पर। तो 2 कंडीशंस ये हो गई। और टैबलेट्स कितनी हैं? 3 टैबलेट्स हैं। एक है एस्प्रिन, एक है थायराइड और एक है लेक्सेटिव। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने इन तीनों टैबलेट्स का बताना है कि जब ये ओवरनाइट केस में इनका क्या है यूज़, फिर मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर जो अगर आप इसको टॉट बैग में रखते हैं तब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड सो ऑन। हेयर आई हैव रिटन, ईजी करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है दैट एस्प्रिन जो है जब आप ओवरनाइट केस में रखते हैं, एस्प्रिन टैबलेट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द ओवरनाइट केस, विच मीन्स दैट जब आप ओवरनाइट केस में एस्प्रिन रखते हैं वो A1 है, जब आप बैग में रखते हैं देन वो A2 है। इसी तरह थायराइड टैबलेट जो है वो जब आप ओवरनाइट रखते हैं दैट इज़ T1, जब आप बैग में रखते हैं दैट इज़ T2। और लेक्सेटिव टैबलेट जो है वो सिर्फ बैग में रखने वाली मौजूद है, आपको ओवरनाइट केस नहीं गिवन। तो ओवरनाइट केस जो है वो आपको नहीं गिवन, वो L1 होगा। ठीक हो गया। अब इसको लेके आगे
चलते हैं। तो सबसे पहले उसने कहा है कि आप हमें बताएं कि थायराइड जो है आपने T1 और T2 जो बैग में रखे हैं और जो ओवरनाइट यूज़ किए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसके लिए इसमें भी हमें इंडिपेंडेंट का वर्ड नज़र आ जाएगा आपकी स्टेटमेंट के अंदर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने इसमें इंडिपेंडेंट वाले फार्मूलाज़ का इस्तेमाल करना है। तो जब हम पार्ट ए करते हैं तो आपको थायराइड के बारे में बताया गया है, पूछा गया है, तो इसका मतलब है हमने टी के बारे में जो है वो आगे लेके चलना है उसको। और फिर ओवरनाइट और टॉट बैग का जिक्र है, तो इसका मतलब है कि हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसका इंटरसेक्शन कैसा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ T2। अब जब मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, मुझे जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है वो ये गिवन है कि 2 बॉटल्स हैं एस्प्रिन की और 3 जो है वो बॉटल है थायराइड की। तो मैंने सबसे पहले इनको सेपरेट कर लेना है, कितनी बॉटल्स किसकी हैं और टोटल बॉटल्स कितनी बनेंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको सेपरेट करके जो है वो अपने माइंड में लिख लूँगी, या आप रफ वर्क में साइड पे लिख सकते हैं। उसके बाद जो है हमने प्रोबेबिलिटी का जो बिल्कुल स्टार्टिंग पे फॉर्मूला यूज़ किया था कि जब आपको ओवरऑल अमाउंट आप नीचे रखते हैं और स्मॉल अमाउंट ऊपर रखते हैं और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। तो जो T1 की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर जो आप लिखा हुआ है वो है ओवरऑल, पहले आप देख लें कि T1 में जो है आपके पास ओवरऑल 2 बॉटल्स एस्प्रिन की गिवन है और 3 बॉटल जो है वो थायराइड की गिवन है। तो ओवरनाइट में टोटल कितनी बॉटल्स हैं, 5। तो ओवरनाइट की प्रोबेबिलिटी में टोटल कितनी बॉटल्स हो गई, 5। अब उसमें से थायराइड की कितनी है, थायराइड की हैं 3, तो ये मेरे पास आ गया ऊपर। ठीक हो गया। इसी तरह अब और 2 में जो बैग है उसमें कितनी वैल्यू टोटल अमाउंट है, टोटल कितनी चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं। उसमें से जो थायराइड है वो कितने हैं, थायराइड 2 हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/5, दैट इज़ योर आंसर। इसी तरह से हम आप बात करते हैं पार्ट नंबर बी की। पार्ट नंबर बी में कह रहा है कि आपने निकालना है इनका इंटरसेक्शन जब बैग्स में ये दोनों वैल्यूज़ गिवन नहीं होंगी फिर। ठीक है, तो जी टोटल वैल्यूज़, अच्छा ओवरनाइट में टोटल वैल्यूज़ जो हैं वो 5 ही हैं तो 5 ही रहेगा। अब 5 में से 3 माइनस किए तो क्या बच गया, 2 बच गया। इसी तरह टोटल जो बैग्स हैं वो कितने हैं, 6 ही हैं। 6 में से 2 माइनस किए तो क्या बच गया, 4 बच गया, तो वो मैंने लिख लिया। अब इनकी मैं प्रोबेबिलिटी लूँगी तो मेरे पास वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिसमें मैंने थायराइड टैबलेट्स जो हैं वो ओवरनाइट में या बैग में दोनों में मिला के नहीं है। ठीक हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया यहाँ पर। अब वो कह रहा है पार्ट नंबर सी में कि वो बात बताएं जिसमें एस्प्रिन और थायराइड दोनों निकाल दिए जाएं तो फिर क्या बचता है। ठीक है, इन शॉर्ट आपने L1 जो है वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अगेन जो मैंने ऊपर वैल्यूज़ यूज़ की हैं थायराइड की, हाँ जी थायराइड की वैल्यूज़ मैं यहाँ से ले लूँगी और एस्प्रिन की मैंने जैसे थायराइड्स की निकाली है वैसे एस्प्रिन की मैंने बुक में से ढूंढ लेनी है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है और एस्प्रिन की फर्स्ट जो ओवरनाइट है वो 5 चीज़ें हैं। तो जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो जो एस्प्रिन है वो हमारे पास, अच्छा अब मैं चूँकि इसका इंटरसेक्शन ले रही हूँ तो मुझे बैग्स का भी लिखना है और ओवरनाइट वाले का भी। तो ओवरनाइट टोटल 5 है और जो मेरे पास है बैग्स वो टोटल 6 हैं। तो बैग्स के अंदर जो है वो 3 एस्प्रिन है और जो मेरी ओवरनाइट है उसके अंदर 2 एस्प्रिन हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, इसका इंटरसेक्शन आ गया और इसका आप आंसर भी लिख सकते हैं 1/5 और चाहे तो आप ये वाली वैल्यूज़ भी यहाँ से कैरी करके लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये जैसे भी आपको इजी लगे लिख लें। इसका फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, इसके फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास जो है वो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 3/5, दैट इज़ योर आंसर। थैंक यू।